Assalamualaikum. Welcome to our another podcast. I am Dilawar Shah from Study Global Faisalabad. Today we are having Miss Fiza. आज हम इनसे पूछेंगे डी मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में, स्टूडेंट्स के लिए कि उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर एप्लीकेशन, इसका कैंपस कहाँ पे है, ये स्कॉलरशिप कितनी प्रोवाइड करती है और कौन कौन से कोर्सेज डी मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। वेलकम मिस फिजा। थैंक यू जी मिस फिजा, और आप हमें गाइड कीजिएगा कि इस यूनिवर्सिटी का कैंपस कहाँ पे है, ये कहाँ लोकेटेड है और मेजर सिटीज़ यहाँ से कितना डिस्टेंस पे हैं, इसके बारे में थोड़ा गाइड कीजिए। ओके, सो हेलो एवरीवन, आई एम फिजा। आई एम वर्किंग एज अ कंप्लायंस ऑफिसर स्टडी ग्लोबल फैसलाबाद। अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ डी मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो इसके लोकेशन के बारे में हम कहते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे है, कौन से मेजर सिटीज़ इसके पास हैं, या लंदन में कितना डिस्टेंस लगता है आपको अगर आप लंदन से लेस्टर ट्रैवल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डी मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है सेंट्रल लेस्टर में। लेस्टर के बिल्कुल ही सेंटर में आपको एक बहुत एक खूबसूरत कैंपस इसका मिलेगा। कैंपस इसका बाकी कैंपसेस की तरह नहीं है, लेकिन अगर आप लंदन में कहीं एडमिशन लेते हैं तो उसका एक बिल्डिंग बेस्ड कैंपस होता है। 2-3 क्लासरूम्स होते हैं, कोई एक एडमिशन रूम होगा, दैट्स इट। लेकिन अगर आप डी मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी लेस्टर कैंपस में एडमिशन लेते हैं, उधर जाते हैं, अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करते हैं, तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस है। हर डिपार्टमेंट की अगर आप बिजनेस जा रहे हैं उसकी अलग बिल्डिंग है, आप आर्ट्स को चूज़ करें उसकी अलग बिल्डिंग है, अगर आप मैनेजमेंट को चूज़ करें उसकी एक अलग डिपार्टमेंट अलग बिल्डिंग है, अलग उनका सारा इंटीरियर है। डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ कर रहे हो। लेकिन डी मॉन्टफोर्ड कैंपस एक बहुत ही खूबसूरत कैंपस है। स्टूडेंट के लिए रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ वहाँ पे करने का बहुत मौका मिलता है। स्टूडेंट क्लब्स अवेलेबल है, आप क्लब्स में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप कोई अगर आपको नहीं क्लब मिल रहा है, आप अपना क्लब वहाँ पे बनवा सकते हो, उसको ऑथराइज़ करवा सकते हो। इसके अलावा बाकी हम स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब इसकी लोकेशन का बताऊँ तो सेंट्रल इंग्लैंड के बिल्कुल सेंटर में सिचुएटेड है ये। अगर आप यहाँ से लंदन का डिस्टेंस देखो तो राउंड अबाउट हमें 60 मिनट्स लगते हैं लंदन ट्रैवल करने में बाय ट्रेन, और साथ ही इसके जो कंट्री है वो 30 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। इस तरह बर्मिंघम है, वो भी 20 to 30 मिनट्स लगते हैं बाय ट्रेन। डिपेंड करता है कि आप लेस्टर के किस एरिया में जा रहे हो, जहाँ पे आप जाके स्टे करो। ओके, अब हम करते हैं कि इनकी जो क्वेश्चंस हैं वो उस पर वन बाय वन करके उसको डिस्कस करते हैं। आपकी जो क्यूरीज होंगी जो हमने सर्च किया ऑनलाइन उसके बारे में फिर बात करते हैं। जिस तरह हम पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ को देखते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कैंपसेज और बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, तो DMU का भी एज इट इज़ सेम कैंपसेज हैं। UK में बहुत से यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 1, 2, 3 कमरों पे उसके अंदर वो यूनिवर्सिटी होती है। हम जब यहाँ से जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये तो बहुत छोटा सा कैंपस है, इसको हम यूनिवर्सिटी कैसे कहें। तो डी मॉन्टफोर्ड जो है वो एक प्रॉपर कैंपस है या एक छोटा सा कैंपस है? तो इसी का बड़ा अच्छा बेनिफिट है स्टूडेंट यहाँ से जाते हैं, क्योंकि हमें पता है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ बहुत एक अच्छे एरिया में बनी हुई है, उनका सबके कैंपसेस अच्छे हैं। अगर आप फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बहुत अच्छी बिल्डिंग है। अगर आप लाहौर से, उनकी बिल्डिंग्स बहुत प्रॉपर हैं। लेकिन जब स्टूडेंट यहाँ से ट्रैवल करते हैं इंग्लैंड में तो उनकी इमेजिनेशन और उनकी एक्सपेक्टेशन भी यही होती है कि वहाँ के कैंपसेस प्रॉपर हों। लेकिन जब स्टूडेंट लंदन को चूज़ करता है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे एक तो कम्युनिटी बहुत ज़्यादा होगी है, एरियाज़ कम है, तो कैंपसेस भी उसी के अकॉर्डिंग बहुत छोटे कर दिए। 2 to 3 रूम्स की क्लासेस होती हैं। बहुत एक बिल्डिंग बेस्ड कैंपस होता है यूनिवर्सिटी जिसको वो लोग कह देते हैं। लेकिन अगर आप डी मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं स्पेसिफिकली, ये लेस्टर में सिचुएटेड है, सेंट्रल सिटी में है, और इसका कैंपस एक इंतहाई खूबसूरत कैंपस जिसको आप कह सकते हैं प्रॉपर कैंपस है। अगर आप उसका एज ए स्टूडेंट टूर भी करो तो आई थिंक आपको 1 दिन लगेगा उसको प्रॉपर एक्सप्लोर करने में, फिर भी काफ़ी चीज़ें रह जाएंगी। कुछ बिल्डिंग्स आपको इतना टाइम में नहीं आप उसको कैप्चर कर सकते। इसके कैंपसेस इस टाइप के हैं कि अगर आपने बिज़नेस चूज़ किया है तो उसकी एक अलग बिल्डिंग है, अगर आपने मैनेजमेंट चूज़ किया है उसकी अलग बिल्डिंग है, अगर आपने इंजीनियरिंग या आपने लॉ चूज़ किया उसकी अलग बिल्डिंग है। लॉ का तो ये है कि अगर स्टूडेंट लॉ चूज़ करते हैं और उन्हें प्रैक्टिस के लिए जाना है तो एक प्रॉपर कोर्ट अवेलेबल है। कोर्ट रूम के स्टूडेंट जाके एक अच्छे इन्वायरमेंट में अपनी स्किल्स को और अपने जो उन्होंने सीखा है लॉ के अकॉर्डिंग तो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
लाइक एक प्रॉपर इन्वायरमेंट डी मॉन्टफोर्ट आपको प्रोवाइड करता है कि स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्वायरमेंट में रहकर अपनी एजुकेशन हासिल कर सकें। तो इसके लिए डी मॉन्टफोर्ट, अगर आप कैंपस के लिए बात करते हैं तो एक प्लस पॉइंट है, स्टूडेंट को एक बहुत अच्छा, फ्रेश और वेल इस्टेब्लिश्ड कैंपस मिलता है। जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान से ट्रैवल करते हैं फिर डी मॉन्टफोर्ट में एडमिशन लेके फिर वहाँ पे जाते हैं, तो मैम मुझे उसके बारे में बताइएगा कि स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, क्या चीज़ें वो एक्सप्लोर कर सकते हैं और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास आती हैं। ओके, तो डी मॉन्टफोर्ट स्टूडेंट को इस बात में बहुत अच्छा इंगेज करता है, अपॉर्चुनिटीज़ देता है। लाइक स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके क्लब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी अराउंड अबाउट 100 क्लब्स ऑफर करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कि वो लोग यहाँ से जाएँ अपने पसंद का क्लब। लाइक अगर उनको क्रिकेट ज्वाइन करना है स्टूडेंट, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट क्रेज़ है, तो वहाँ जाके क्रिकेट क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई डांस से रिलेटेड है वो डांस क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा टूरिज़म का उनका क्लब है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का क्लब है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई थिंक हर सोर्ट का क्लब जिसका आप नेम लेंगे वो वहाँ पे अवेलेबल होगा। इसके अलावा अगर हम स्पेसिफाई करते हैं मुस्लिम स्टूडेंट्स को कि उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, मी एज़ बीइंग अ मुस्लिम हमें सबसे बड़ा कंसर्न होता है हलाल फूड कि हलाल फूड हमें ऐसे एरिया में जाके कैसे मिलेगा जहाँ पे नॉन हलाल चीज़ें अवेलेबल है। तो डी मॉन्टफोर्ट की जो कम्युनिटी है ना वो मेजॉरिटी एशियंस और मुस्लिम्स की है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो एरिया में रेस्टोरेंट्स हैं वो हलाल हैं। आपको स्पेसिफिकली ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मेजॉरिटी वहाँ पे हलाल रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं। तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। इसके अलावा अगर जैसे स्टूडेंट को आता है कि जॉब डाल रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है तो जॉब्स भी अवेलेबल होंगी। जाहिर सी बात है वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, कोई ना कोई वर्कर्स की ज़रूरत होती रहती होगी उनको, तो वो उनको मिल सकता है। मतलब उनके पास जॉब हलाल फूड के साथ एक बेहतरीन हलाल जगह पे काम करने की भी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। साथ अगर हमने डी मॉन्टफोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया, हमने उसके कैंपसेस देख लिए, हलाल फूड भी वहाँ मिलता है, हमने ये भी डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं यूनिवर्सिटी की इनटेक्स पे और इसकी एडमिशन पाइपलाइन पे। मिस फिज़ा से अब हम पूछेंगे, मिस फिज़ा काइंडली पहले इसकी कौन कौन सी इनटेक्स हैं इसके बारे में बात कीजिए। तो डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी की जो इनटेक्स हैं वो जनवरी, फरवरी, मई और सितंबर इनटेक है। इस वक्त जो हमारे पास रनिंग में है वो सितंबर इनटेक है, क्योंकि बाकी इनटेक्स की डेडलाइन क्लोज़ हो चुकी है। अगर स्टूडेंट ने जैसे अप्रैल इनटेक में पार्टिसिपेट किया था या उसमें एडमिशन लिया था तो 28 उनकी इनरोलमेंट की अब लास्ट डेट होगी कि जाकर अपनी इनरोलमेंट करवा लें। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ने सितंबर इनटेक ओपन कर दिया है, तो अगर स्टूडेंट्स रेडी हैं अपनी एप्लीकेशन प्रिपेयर, उनको लगता है कि सारा कुछ डॉक्यूमेंट उनके पूरे हैं, तो दे कैन टेक पार्ट इन द सितंबर इनटेक, वहाँ पे अपना एडमिशन सिक्योर। जी, तो मिस फिज़ा ने इस तरह हमें गाइड किया और मिस फिज़ा से पूछते हुए चलते हैं कि मिस हमें और भी गाइड कीजिएगा कि यूनिवर्सिटी की कौन कौन सी इनटेक्स हैं। तो अगर हम डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसके जो मेजर इनटेक्स हैं वो जनवरी, फरवरी, अप्रैल और आगे सितंबर इनटेक है, जो कि इस वक्त रनिंग में है। अप्रैल इनटेक क्लोज हो चुका है तो स्टूडेंट अपनी एप्लीकेशन सितंबर इनटेक के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। मतलब जो स्टूडेंट अप्रैल के लिए थे, अप्रैल इनटेक बंद हो गई, अब वो सितंबर इनटेक के लिए जाएंगे। यस, ऑब्वियसली जी। और इनटेक्स तो चले हो गई, अब सितंबर इनटेक ऑन है डीएमयू की। इसकी एडमिशन पाइपलाइन के बारे में अभी मिस फिज़ा से पूछते हैं। मिस फिज़ा इसकी पाइपलाइन क्या है वो भी थोड़ी सी हमें डिटेल में गाइड करते हुए जाइए। ठीक है, सबसे पहले पाइपलाइन बताती हूँ कि पाइपलाइन होती क्या है। पाइपलाइन होती है कि एक यूनिवर्सिटी अपने प्रोसेस को कैसे लेके चलती है, लाइक फ्रॉम द वेरी बेसिक टू द एंडिंग, लाइक वीज़ा तक क्या प्रोसेस उसका होता है, वो किस तरह चलती है, इंटरव्यू होता है, डिपॉजिट होता है, क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी की आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो। एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको ऑफर लेटर करती है, लाइक ऑफ़र देती है। आप अगर आपकी कंडीशन है तो उसके अकॉर्डिंग देती है कि आपकी कंडीशन है ये की या जिस चीज़ की भी है आप उसको फुलफ़िल करो और आपको ताकि नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड किया जा सके। एप्लीकेशन हो गई, आपका ऑफर लेटर हो गया, उसके बाद आपने एक छोटी सी अमाउंट का डिपॉजिट करना होता है, इनिशियल डिपॉजिट फॉर द सेक ऑफ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, आपने वो एक 1000 पाउंड का इनिशियल डिपॉजिट पे किया यूनिवर्सिटी को। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको अलाउ करती है कि आप कैश के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। कैश में क्या आता है कि आपने पहले एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाते हैं, जिसको हम क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू कहते हैं। इसके बारे में आपको मैं लास्ट में बताऊँगी कि इसमें क्या ऐसा प्लस पॉइंट है यूनिवर्सिटी हमें ऑफर कर रही है। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू हो गया, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे पास है कैश। आपने कैश के लिए अप्लाई किया, आपका कैश आया और उसके बाद वीज़ा एंड दैट्स इट, आपने इनरोलमेंट जाके कराई और बात खत्म यहाँ पर।
और ये जो इसका इनिशियल डिपॉजिट है जो हमें इंटरव्यू से पहले डिपॉजिट करना होता है, जो इनिशियल डिपॉजिट है स्टूडेंट ने 1000 पाउंड का करना है वो कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट ने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया और उसके बाद वो 50% करता है। ये मैंने बात मिस कर दी कि 50% वो दोबारा इनिशियल करता है अपनी रिमेनिंग फ़ीस का 50%। So stand up for the champion. Champion, stand up, stand up. और ये जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू है डी मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी का, इसके अंदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प करती है, ये टेस्ट किस तरह का होता है, इस टेस्ट के लिए और कुछ रिक्वायरमेंट्स अलग स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो मिस फिदा इसके बारे में बताइएगा। ओके, सो मैंने आपको बताया कि इसका जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू है वो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के इंटरव्यू थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जिसमें स्टूडेंट को एक प्लस पॉइंट भी यूनिवर्सिटी देती है। इसमें क्या है कि जो डी मॉन्टफोर्ड का इंटरव्यू है वो ना तो कोई एजेंट आपका रिकॉर्ड करता है, ना यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड करती है, ना कोई एआई असिस्टेंट आपका रिकॉर्ड करता है। ये जो इंटरव्यू है यूनिवर्सिटी बल्कि स्टूडेंट खुद रिकॉर्ड करता है। कैसे कि आपने कन्फाइंड रूम में गए, आपको यूनिवर्सिटी ने कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए, हमने आपको प्रिपरेशन करवाई, आपने वो अपने सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू किया, आपने अपने रिसर्च की, अपने डाटा अपना जो सर्च आउट किया फ्रॉम द वेबसाइट, फ्रॉम द ऑनलाइन अवेलेबल आर्टिकल्स, आपने वहाँ से देखा, आपने अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर प्रिपेयर कर लिया, आपने एक रूम लिया, आपने अपने रिकॉर्डिंग ऑन की और आपने अपने आप को रिकॉर्ड किया उन क्वेश्चंस के साथ और दैट्स इट, बस बात खत्म। आपका ये इंटरव्यू यूनिवर्सिटी को सबमिट हो जाएगा और आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। मतलब कि जिस तरह स्टूडेंट्स भागते हैं कि हमें यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू नहीं देना, डी मॉन्टफोर्ड ने तो ये बहुत आसान कर दिया। लाइक वो आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं किसी भी तरह, कुछ भी सर्च करके आप उसकी तैयारी करें, देन आप उसको अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद की जगह पे जहाँ पे आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें वहाँ पे आप इसको रिकॉर्ड करें और दैट्स इट, हमें ये यूनिवर्सिटी को सबमिट करना होगा। और जैसे अगर स्टूडेंट कहते हैं कि एक बारी में उसका नहीं सही हुआ, लाइक उसने रिकॉर्ड किया, उसको लगा कि कुछ लैग कर रहा है, कोई क्वेश्चन के आंसर सही नहीं दिए, क्वेश्चंस मिस कर दिए उसने, तो कोई मसला नहीं, आप दोबारा रिकॉर्ड कर लो इसको। ये ऑप्शन भी है कि वो दोबारा भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाँ, तो आप दिन में करो, रात में करो, आपका हेडेक है, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर जब तक आपको नहीं होता कि हाँ मैं बेस्ट नहीं हूँ, मेरा इंटरव्यू सही नहीं है, मेरे कोई क्वेश्चन लैग करें, आप तब तक उसको दोबारा रिकॉर्ड कर सकते, लेकिन बिफोर द डेडलाइन आपको इसे सबमिट करना होगा, बिफोर द डेडलाइन। और इस पर स्कॉलरशिप कितना था? स्कॉलरशिप डिपेंड करता है स्टूडेंट के वो कब फ़ीस पे करे, लाइक बिफोर द डेडलाइन या कैश के लिए कब अप्लाई कर रहा है। लेकिन जो मेजर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती है वो 1500 से 3000 पाउंड तक की दे सकती है। और ये कोर्स पे भी डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो और किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो यूनिवर्सिटी ये अप्लाई करने के टाइम पे एक तो पता चलता है कि आप स्पेसिफिकली किस इंटेक के लिए जा रहे हो, किस कोर्स के लिए जा रहे हो, किस कैंपस के लिए जा रहे हो, तो वेरी करता है। आप जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उस टाइम पे आपको ये वेरी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप कितनी आपको अवेलेबल होगी। मतलब इसमें वेरिएशन आती है अकॉर्डिंग टू योर कोर्स कि आप किस कोर्स में जा रहे हैं और किस कोर्स की, हर कोर्स की एक अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप होगी जो कि आपको आपके इनिशियल डिपॉजिट पे आपको मिलती है। जी, तो मिस फिज़ा और हमें साथ में बताइएगा कि डी मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टडी गैप कितना एक्सेप्ट करती है फॉर द यूजी एंड फॉर द पीजी प्रोग्राम्स? ओके, सो डी मॉन्टफोर्ड के वही यूजुअल पॉलिसी है जो हम बाकी यूनिवर्सिटीज़ में हमें दिखती है कि फॉर द यूजी आपका स्टडी गैप 2 ईयर्स का होना चाहिए। ये तो ओवरऑल सबको पता है कि मेजरली यूनिवर्सिटीज़ फॉर द यूजी 2 ईयर्स का स्टडी गैप एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स या जिसको स्टूडेंट कहते हैं MA MSc इसके लिए अप्लाई करें तो आपको मिनिमम 5 इयर्स और मैक्सिमम 6 to 7 इयर्स का स्टडी गैप एक्सेप्ट करती है। लेकिन अगर आपका 5 इयर्स एक्सीड कर रहा है तो स्टूडेंट को उसको एक तो वेरीफाई करवाना होगा, यूनिवर्सिटी को बताना होगा, लाइक उसको जस्टिफाई करना होगा कि ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन या ड्यूरिंग दिस गैप मैंने कोई स्पेसिफिक वर्क किया, लाइक अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया या कुछ भी किया, लेकिन आपको उसको जस्टिफाई करना होगा अपनी CV में, अपनी रिज्यूमे में आपको उसको जस्टिफाई करना होगा, तब यूनिवर्सिटी आपके एप्लीकेशन को कंसीडर कर सकती है। मतलब कि अगर स्टूडेंट का गैप है तो वेल जस्टिफाइड हो। यस। और इसकी रिक्वायरमेंट्स कुछ इस तरह से हैं कि जो स्टूडेंट्स UG और PG के लिए अप्लाई करते हैं फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट, आपके इंटरमीडिएट में आपके पास 70% मार्क्स होने चाहिए और आपके पास अगर आपका
BA या BSc आपने की हुई है, उसके लिए आपको 2.2 CGPA रिक्वायर्ड है। फॉर द PG प्रोग्राम जो स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करते हैं, उनके लिए जो यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया है उसमें आपकी CGPA 2.6 होनी चाहिए, और 2.6 इक्वलेंट टू बनती है ये 65%। और जो बच्चे 2+2 के साथ हैं, लाइक जिन्होंने 2 साल का BCom किया है, उसके बाद फिर 2 साल का मास्टर्स किया है, या कोई भी डिग्री की हुई है जो 2+2 है, 2+2 के लिए उनको जो CGPA रिक्वायर्ड है वो भी सेम एज इट इज़ 2.6 है। जी, तो मिस फ़िज़ा, अगर ये हमने बात कर ली इसके बारे में कि क्या क्या क्राइटेरियाज़ हैं यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी के, क्या CGPA रिक्वायर्ड होती है स्टूडेंट्स को, और थोड़ा सा इसको और आगे लेके चलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के बारे में बताइएगा कि यूनिवर्सिटी कौन कौन से लैंग्वेज टेस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर रही है। ओके, सो फॉर द वेरी बेसिक जो स्टूडेंट को इनके बारे में पता है टेस्ट के बारे में, यूनिवर्सिटी आर्ट्स एक्सेप्ट करती है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी लैंग्वेज सर्ट एक्सेप्ट करती है, और जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग पे हमारे टेस्ट है ऑक्सफोर्ड ELLT ऑनलाइन वर्जन, इसको भी एक्सेप्ट करती है। तो अगर स्टूडेंट ने क्लियर किया हुआ है अपना ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज सर्ट या आर्ट्स, फॉर द आर्ट्स अगर स्टूडेंट ने किया है तो उसका बैंड रिक्वायर है 6 विद नो लेस देन 5.5। लेकिन अगर स्टूडेंट ने ऑक्सफोर्ड किया हुआ है या उसने लैंग्वेज सेट किया हुआ है तो वेरी करता है। लैंग्वेज सेट के लिए 33 in 2 मॉड्यूल विद नो लेस देन 25 इन द अदर्स, और अगर उसने ऑक्सफोर्ड किया है तो उसके लिए 6 विद नो लेस देन 5.5 रिक्वायर होता है। आई थिंक एक बहुत स्टैंडर्ड मार्क्स है जो कि स्टूडेंट अवेल कर सकता है। लाइक अगर आपका कहीं और यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ विद द स्कोर ऑफ दिस, लाइक अगर आपके ऑक्सफोर्ड में 6 विद नो लेस 5.5 आते हैं तो स्टूडेंट आई थिंक डिमांड फॉर यूनिवर्सिटी को एक अच्छा ऑप्शन कंसीडर करके यहाँ पे मूव कर सकते हैं। तो इसका स्कोर कम है तो ऑप्शन भी अच्छी है। ये हेल्थ से रिलेटेड कोर्सेज में जो लोग बच्चे जाना चाहते हैं उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट जो है वो 6.5 नॉट लेस देन 6 है, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में बस इसी तरह होता है। हम देखते हैं कि थोड़ी सी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप मेडिकल फील्ड या आप हेल्थ केयर सेशन को ज्वाइन करते हो तो क्या होता है कि कम्युनिकेशन ज़्यादा होती है, स्टूडेंट को कम्युनिकेट करना होता है विद द जनरल पब्लिक और दूसरे लोगों के साथ, क्योंकि अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तभी आप एक मेडिकल सेक्टर में इन अ फॉरेन कंट्री आप सर्वाइव कर सकते हो। तो इसीलिए आई थिंक ये एक फैक्ट है कि इसीलिए यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती हैं फॉर द मेडिकल फील्ड या मेडिकल कोर्सेज के लिए। मतलब कि डिमांड फॉर यूनिवर्सिटी ने पूरा एक मेन्यू क्रिएट किया हुआ है Yes. इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का, क्योंकि ये सेंटर बेस और ऑनलाइन वर्जन फॉर ऑक्सफोर्ड और लैंग्वेज सर्ट ये दो सारे एक्सेप्ट कर रही है। यस, तो ऑप्शन अच्छा है हमारे पास। स्टूडेंट्स आते हैं कि मैम हमने लाइक ऑनलाइन वर्जन किया है तो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करी, तो क्या ऐसी ऑप्शन दे, तो डिमांड फॉर दोनों वर्जन एक्सेप्ट करी है तो स्टूडेंट के लिए ऑप्शन अच्छी है, अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है, और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा अकोमोडेट करती है इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर जर्नी इन दैट यूनिवर्सिटी। और डिमांड फॉर यूनिवर्सिटी की कोई स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस हैं, लाइक कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई नहीं कर सकते फॉर किसी भी कोर्स में जाने के लिए डिमांड फॉर यूनिवर्सिटी में, इसके बारे में पूछते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में और बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी रेस्ट्रिक्शंस हैं जो डिमांड फॉर यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान पे या किसी और कंट्री पे भी वो अप्लाई होती हैं कि जो लोग नहीं जा सकते। ओके, हम अपनी बात करते हैं क्योंकि एज बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट यूनिवर्सिटी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको या स्टूडेंट्स जिनको हम प्रोसीड नहीं करते यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल अहमदिया ग्रुप के अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं तो वो अनफॉर्चुनेटली इसको नहीं प्रोसीड कर सकते, हमारे थ्रू आपकी एप्लीकेशन नहीं होगी। इसके अलावा अगर स्टूडेंट अफगान है तो इस वक्त यूनिवर्सिटी अफगान स्टूडेंट को अकोमोडेट नहीं करी, पर होप्स हो कि नेक्स्ट इनटेक में कोई ऐसी हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाए, यूनिवर्सिटी कोई अपडेट प्रोवाइड करे कि हम अफगान स्टूडेंट को यहाँ पे प्रोसीड कर सकें। इसके अलावा अगर स्टूडेंट ने टेक्निकल डिप्लोमास किए हुए हैं, इंजीनियरिंग डिप्लोमास, तो वो DMU में प्रोसीड नहीं कर सकते, इस वक्त यूनिवर्सिटी कंसिडर नहीं करे। इसके अलावा अगर स्टूडेंट सेकंड मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटी सेकंड मास्टर्स भी अलाउ नहीं करी क्योंकि ओवर क्वालिफाइड हो जाता है स्टूडेंट। और इसके अलावा और स्टूडेंट्स जिन्होंने ADP किया हुआ है, लाइक वो ADP के बाद प्रोसीड करना चाहते हैं डिमांड फॉर यूनिवर्सिटी के लिए, तो क्या वो भी एलिजिबल हैं या वो भी नहीं है? इस वक्त नई यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करी ADP के स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट ने डिप्लोमास के एसोसिएट डिग्री के, तो यूनिवर्सिटी इस वक्त नहीं अकोमोडेट करी। लेकिन वही है कि अपडेट्स पे डिपेंड करता है कि शायद नेक्स्ट इनटेक में यूनिवर्सिटी अलाउ करते, होप फॉर द बेस्ट उन स्टूडेंट्स के जिन्होंने ADP किया हुआ है।
लेकिन राइट एट द मोमेंट यूनिवर्सिटी अकोमोडेट नहीं कर रही। मतलब हम इंतज़ार करते हैं कि अगर शायद यूनिवर्सिटी एडीपी वालों के लिए भी, जहाँ पे उन्होंने इतने स्टूडेंट्स के लिए इतना कंप्लीट एंटरटेनिंग सारा प्रोसेस रखा हुआ है, बट एडीपी वालों के लिए नहीं है। वी आर होपिंग कि यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कुछ करेगी। और ये सब बातें करते हुए हम एक चीज़ तो भूल ही गए, एमओआई के बारे में बात करते हैं कि एमओआई का क्राइटेरिया क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि डीएमयू आई थिंक वन ऑफ द एक ऐसी यूनिवर्सिटी यूके की है जो कि 64 पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ को एमओआई पे एडमिशन प्रोवाइड कर रही है। 64 यूनिवर्सिटीज़ को, ठीक है। तो इसमें क्या है रिक्वायरमेंट्स, इसके अब देख लेते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स है। अभी तक यूनिवर्सिटी की जो मेजर रिक्वायरमेंट है कि आपने इनिशियल जो इसके रिक्वायरमेंट है एडमिशन के उसको कंप्लीट किया और आपका स्टडी गैप 5 ईयर से ज़्यादा का ना हुआ, तो यूनिवर्सिटी आपको विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी फर्दर डाटा आपको प्रोसीड कर सकते हैं। सिर्फ क्या है कि आपको अपनी जो यूनिवर्सिटी अगर आपकी लिस्ट में आ रही हो, यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में अवेलेबल है, आपने सिर्फ उसका एक ऑफिशियल एमओआई लेटर बनवाना है अपना कि आपकी जो क्वालिफिकेशन थी इट वाज इन 100% इंग्लिश, आपने जो कुछ पढ़ा हुआ इंग्लिश में था, जिसको हम प्रोफिशिएंसी लेटर भी कहते हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, आपने वो बनवाया, आपने यूनिवर्सिटी को सबमिट किया और आपका विदाउट एनी ईएलटी, कोई ईएलटी, कोई आयर्स, कोई ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज की ज़रूरत आपको नहीं है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और इसके लिए गैप कितना है? गैप वही बताया ना, जो बेसिकली रिक्वायरमेंट है 5 ईयर्स अगर स्टूडेंट ने गैप है फॉर द पीजी, क्योंकि एमओआई पीजी स्टूडेंट्स को अलाउ होता है, यूजी के लिए नहीं होता। तो अगर आपने मास्टर्स के लिए प्रोसीड कर रहे हो और आपका गैप 5 ईयर्स या इससे लेस है तो आप डीएमयू में एमओआई पे एडमिशन। और अगर आप हमें कुछ थोड़ी सी यूनिवर्सिटीज़ गाइड करती हैं। ओके, तो अगर हम बात कर लेते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ मेजर जो कि इस वक्त डीएमयू जिनको एमओआई ऑफर कर रही है, उनको प्रोवाइड कर रही है अपॉर्चुनिटी कि वो हमारी यूनिवर्सिटी में आए विदाउट ईएलटी या किसी भी एक्स्ट्रा क्राइटेरिया को मीट किए बगैर, तो मेजर हमारे पास एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की आ जाती है, जीसी यूनिवर्सिटी आ जाती है हमारे पास, डाउड यूनिवर्सिटी कराची की, जिसको बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं एमओआई के लिए। इसके अलावा लाहौर की मेजर यूनिवर्सिटीज़ हमारे अंदर आ जाती हैं। अगर आप रिफा यूनिवर्सिटी के किसी भी कैंपस से पढ़ें तो आपको यूनिवर्सिटी एमओआई ऑफर कर रही है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, इनको यूनिवर्सिटी अकोमोडेट कर रही है कि आप इधर से प्रोसीड कर सकते हैं एमओआई की बेसिस पर। मतलब पाकिस्तान की मेजर, हर सिटी की मेजर यूनिवर्सिटीज़ को डीएमयू ने टारगेट किया है। Yes. और उनके साथ एक अपना रिलेशन बिल्ड किया है, और ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए जो एमओआई पे जाना चाहते हैं। Yes. जी, थैंक यू सो मच मिस फिज़ा कि आपने हमें कंप्लीट गाइडेंस दी अबाउट डी मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के जो भी क्वेश्चंस होते हैं। और अगर आपके इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चंस हों तो आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं जो कि लोकेटेड है सत्याना रोड फैसलाबाद में, और आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम से, जहां पे हमारे एक्सपर्ट आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे कि आपके एडमिशन प्रोसेस के बारे में जो भी आपकी क्यूरीज होंगी। और अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
है।